हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही है यूपी सुपर टेट की, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी। स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च, तो जिन जिन साथियों ने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है, आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और इसे डाउनलोड करें। चलिए बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया, और सेकंड बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें जितने भी टॉपिक थे उन सभी को कवर किया। अब हमारा शेष रह जाता है इसमें व्यक्तित्व। अब हम डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में व्यक्तित्व को। चलिए बात करें व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। तो देखिए, जनरली हम बात करते हैं कि देखिए, कहते हैं कि व्यक्ति के जो गुण हैं, क्वालिटी हैं, वह क्या है, व्यक्तित्व है। देखते कहते हैं हम ज़्यादातर क्या है, इस पर्सनैलिटी जो शब्द का उपयोग करते हैं वो व्यक्ति के बाहरी ढांचे के लिए उपयोग करते हैं कि अरे वाह कितनी शानदार पर्सनैलिटी है। बल्कि व्यक्तित्व का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं, वो कैसी हैं। तो चलिए पूरे के पूरे इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं इसके बारे में। व्यक्तित्व के वे आंतरिक या बाहरी गुण, लक्षण, विशेषताएं जिनसे उसकी पहचान बने, उन्हें व्यक्तित्व कहते हैं। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर, दोनों क्वालिटी आ जाएंगी इसमें, आपकी इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी। आपके अंदर जो भी लक्षण हैं, जो भी विशेषता है, जिससे आपकी अन्य लोगों में पहचान बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। सामान्यतः हम उपयोग भी करते हैं कि वाह भाई, वहां पर हम जिस शादी में गए थे, जिस फंक्शन में गए थे, उस जो व्यक्ति मिला था उसका बड़ा शानदार व्यक्तित्व, अर्थात आप उसके गुणों से, उसकी क्वालिटी से प्रभावित हुए, तो वह क्या कहलाए, उसका व्यक्तित्व कहलाए। व्यक्तित्व को अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो कहते हैं पर्सनैलिटी। और जो पर्सनैलिटी, ये जो शब्द है वो आया लैटिन भाषा के परसोना से आया। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पर्सनैलिटी में, या डायरेक्ट पूछ लेते हैं परसोना शब्द जो आया वो किस भाषा से आया, लैटिन भाषा से आया, ग्रीक भाषा से आया। तो लैटिन भाषा से आया। और ये जो परसोना वर्ड है, ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब या नकली चेहरा। ठीक है। व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, निर्माण की जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। यानी कि परिवार में माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को जैसा व्यवहार करते दिखता है बच्चा, उसी तरीके से धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। और धीरे धीरे जब उसका दायरा बढ़ता है, इस समाज में वो प्रवेश करता है, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो पूर्ण होता हुआ चला जाता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जन्मजात कारक और वातावरणीय कारक दोनों का प्रभाव पड़ता है। परंतु व्यक्तित्व पर जन्मजात कारक की अपेक्षा वातावरणीय कारक का प्रभाव अधिक होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिस वातावरण में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, उस वातावरण की जितनी भी सभी चीजें होंगी वह क्या करेंगे, उसे, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना भी खराब से खराब क्यों ना हो, कितना भी बेकार क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति एक अच्छे वातावरण में रहता है, उसका लालन पालन पोषण अगर अच्छे तरीके से होता है, तो वह अपने एक उचित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। तो वंशानुक्रम से ज्यादा प्रभावकारी होगा व्यक्ति के व्यक्तित्व में वातावरण। कुछ परिभाषाएं हैं वॉटसन के अनुसार। वॉटसन कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। बहुत ही आसान और सरल सी परिभाषा दी है कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। ऐसा किसका कहना है? तो वुडवर्थ का कहना है। अब देखिए, हम टाइप की बात करें, अगर हम बात करें व्यक्तित्व की जो प्रकार है उनकी, तो अन्य अन्य कई मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताए कि आप इन इन आधारों पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। अगर व्यक्ति में इस तरीके की क्वालिटी है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होगा। जिसमें कार्ल जुंग है। कार्ल जुंग का क्या कहना है? कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए: बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तीनों को डिटेल में जानते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि एक्सट्रोवर्ट बात कर रहे हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व से तात्पर्य है कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह दूसरों की मदद करने वाले, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं। यानी कि दूसरों के साथ हर किसी कार्य में तुरंत तैयार रहें, दूसरों के साथ बिल्कुल मिलजुल कर घुल मिलकर रहें, वह व्यक्ति कैसे होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। जैसे कि शिक्षक हुआ, नेता हुआ आदि। बात करते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो एकांत प्रिय पसंद करते हों, स्वार्थी प्रवृत्ति के हों,
आत्म केंद्रीय स्वभाव वाले हों, वह व्यक्ति क्या कहलाएंगे? अंतर्मुखी कहलाएंगे। ज्यादातर ऐसे में कौन आता है अंतर्मुखी में? रचनाकार और लेखक बनने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। या अगर मैं बात करूं, ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल स्वयं से मतलब रखता है, ज्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, वह कौन सा व्यक्तित्व कहलाएगा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाएगा। ठीक है। अब आता है कि अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखी हो गया, अब होता है एम्बिवर्ट, जिसे हम कहते हैं उभयमुखी। इस प्रकार की व्यक्तियों में कुछ गुण तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के पाए जाएंगे और कुछ गुण जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के पाए जाएंगे। तो यह व्यक्ति कैसा कहलाया? उभयमुखी। ज्यादातर अगर हम बात करें, सामान्यतः लोगों में जो गुण पाया जाता है वो उभयमुखी पाया जाता है। जहां पर परिस्थिति है वहां पर हम इंट्रोवर्ट भी रहते हैं, और जहां पर परिस्थिति है उसके अनुसार हम एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। जहां दोनों प्रकार के गुण पाए जाए हम में, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो वो कौन सा हो जाता है? एम्बिवर्ट हो जाता है, यानी कि उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, अगला बात करते हैं शरीर रचना के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर बात कर रहे हैं? शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार क्या है, यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके आधार पर। तो चलिए बात करते हैं इसमें पिकनिक प्रकार के। ये जो बताए थे शरीर रचना के आधार पर, ये जो 3 टाइप हम पढ़ रहे हैं, ये बताए गए हैं क्रेस्मर के अनुसार। किसने बताए? क्रेस्मर ने बताए। तो पहला इसके अंदर इन्होंने टाइप बताया पिकनिक प्रकार। ठीक है। और पिकनिक प्रकार का इन्होंने बताया कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनका जो शारीरिक कद होगा वह छोटा होगा, शरीर में भारी होंगे, मोटे होंगे और गोलाकार होंगे। ऐसे व्यक्ति जो होंगे पिकनिक प्रकार के, वह खाने के शौकीन और वर्तमान में जीने वाले होते हैं। और पिकनिक प्रकार की व्यक्तित्व, यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व को साइक्लोइड या गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोइड या गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं, शरीर में भारी और मोटे होते हैं। दूसरा टाइप है इसी में एथलेटिक प्रकार। किसके आधार पर बात करें? शरीर रचना के आधार पर, यानी कि बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है उस आधार पर। एथलेटिक प्रकार में अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति का शरीर ना तो अधिक लंबा ना अधिक छोटा होता है। इनका शरीर मजबूत, ताकतवर एवं सुडौलकाय होता है। यह सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। और एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व को पुष्टकाय व्यक्तित्व या सुडौलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एथलेटिक प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वह शरीर में कैसे होंगे? ना तो ज़्यादा लंबे होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे, और मजबूत शरीर वाले होंगे, और लोगों के साथ मिलने जुलने वाले, सामाजिक प्रवृत्ति वाले होंगे। और एथलेटिक प्रकार की जो व्यक्तित्व होगा उसे पुष्टकाय व्यक्तित्व भी कहते हैं। अगला तीसरा टाइप है एस्थेनिक प्रकार। और एस्थेनिक टाइप में, यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वह दुबले पतले और कमजोर और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। ये कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्वों से दूर रहने की प्रवृत्ति और दिवा स्वप्न देखने वाले होते हैं। एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व को कृशकाय या सुजोइड या लंबकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। 3 प्रकार के टाइप आप लोगों ने पढ़े, कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले पिकनिक प्रकार, इसमें मोटे लोग आ गए। दूसरा हमने पढ़ा एथलेटिक प्रकार, इसमें ना तो मोटे हैं ना ही पतले हैं। और तीसरे में आ जाते हैं एस्थेनिक प्रकार, इसमें जो आएंगे वो पतले प्रकार के लोग आ जाएंगे। क्लियर है बात? किसने बताई थी? क्रैस्मर ने बताए हैं। व्यक्तित्व के ये 3 प्रकार किसके आधार पर बात कर रहे हैं? तो शरीर रचना के आधार पर बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं शरीर रचना के आधार पर ही सेल्डन ने और बताई थी व्यक्तित्व के प्रकार। अब सेल्डन ने क्या बताया? तो गोलाकार। इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे मोटे, विनोदी और एकदम मस्त रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले रहते हैं। और इसे एंडोमार्फिक प्रकार व्यक्तित्व भी कहते हैं। कौन सा प्रकार व्यक्तित्व कहते हैं? एंडोमार्फिक। और इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को सेल्डन ने कहा विश्रोटोनिया। क्या कहा? इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को सेल्डन ने क्या कहा? विश्रोटोनिया। तो गोलाकार व्यक्तित्व टाइप के व्यक्ति जो होंगे वो मोटे, प्रसन्नचित्त रहने वाले, और इस प्रकार इसे कौन सा एक और नाम से जाना जाता है? एंडोमार्फिक प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। और गोलाकार व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके स्वभाव को सेल्डन ने क्या कहा है? विश्रोटोनिया। बात करते हैं आयताकार। आयताकार में अगर हम बात करें तो यह स्वस्थ और बहादुरी का कार्य करने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। इसे दूसरा नाम एक और इसका मीशोमार्फिक प्रकार व्यक्तित्व के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसे सेल्डन ने कहा है सोमैटोटोनिया। क्या कहा था? सोमैटोटोनिया।
और तीसरा है लंबाकार, या दुबले पतले लोगों से कम मिलने जुलने वाले होते हैं। इसका एक और नाम है एक्टोमार्फिक प्रकार। क्या है? एक्टोमार्फिक प्रकार। और इस प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वभाव को सेल्डन ने कहा सेरिब्रोटोनिया। क्या कहा? सेरिब्रोटोनिया। चलिए, तो ये तो बात कर रहे थे हम किसके आधार पर? शरीर रचना के आधार पर, जहां क्रेस्मर ने बताए व्यक्तित्व के प्रकार और सेल्डन ने बताए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक हुए उनके आधार पर, या हमारे जो भारतीय ऋषि मुनि हुए उनके आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से हैं? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो सतोगुणी होते हैं वह एकदम साधु संत वाला जो जीवन जीते हैं वह सतोगुणी हैं, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले साधु संत। दूसरे रजोगुणी, या महत्वाकांक्षी प्राप्ति और सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखने वाले होते हैं, यानी कि इसमें राजा महाराजा सब लोग आ जाएंगे। और अगर हम बात करें इसमें तमोगुणी, तमोगुणी प्रवृत्ति में जो आ जाते हैं वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, और इसमें हो जाएंगे राक्षस आ जाएंगे, यानी कि राक्षस से तात्पर्य जो बिल्कुल एकदम नीच सोच वाले होते हैं, एकदम आलस में डले रहते हैं, तो वो लोग आ जाएंगे। 3 टाइप में बांटा गया भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व, तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 टाइप बताए: प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक और स्थूल विचारक। कौन से बताए? 3 टाइप बताए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक और स्थूल विचारक। चलिए एक एक से डिस्कस करते हैं। प्रत्यक्ष विचारक की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं के आधार पर विचार बनाते हैं, यानी कि जो चीज़ें उनके समक्ष हो रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिख रही हैं, उनके आधार पर विचार बनाते हैं। जैसे कि पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी जो भी, यानी कि पुलिस से जुड़े जो लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिख रही हैं, उनके आधार पर अपने विचारों को देते हैं। सूक्ष्म विचारक, यानी कि ऐसे व्यक्ति किसी विषय का गहनतापूर्वक अध्ययन करने के बाद विचार बनाता है। जैसे कि न्यायाधीश, तो न्यायाधीश एक एक छोटी छोटी बारीकों चीज़ों को नोटिस करता है, उसके आधार पर अपने विचार बनाता है। और तीसरा है स्थूल विचारक। ऐसे व्यक्ति लाभ और हानि के आधार पर विचार बनाता है, जैसे व्यापारी, नेता आदि। तो ये नेता लोग हुए। नेता लोगों को पता होता है कि नहीं है कि जनता की क्या ज़्यादा मांग है, जनता को कहाँ परेशानी है, तो जब चुनाव आते हैं तो वहीं देख लेते हैं कि भैया हमारा लाभ किस चीज़ में होने वाला है, उसके आधार पर अपने विचार बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टाइप किसने बताए? थॉर्नडाइक ने बताए। चलिए आगे बात करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। अभी तक हमने किसकी बात की? व्यक्तित्व के प्रकारों की बात कर रहे थे। अब हम आपसे चर्चा करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांतों की। तो सबसे पहले बात करें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सेमी कॉन्शियस माइंड। जिस स्थिति में आपका दिमाग जागृत रहे, जिन चीज़ों के आप तुरंत जवाब दे सकें। आपसे कोई चीज़ पूछी, मैंने पूछा बताओ भारत की राजधानी क्या है, आपने फटाक से जवाब दिया कि दिल्ली, यानी कि ये चीज़ आपके कौन से मन में थी? चेतन मन में। ऐसी चीज़ें जो आपकी भूल गए आप। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ बेटा कि कक्षा 3 में जो आप हिंदी पढ़ी थी, हिंदी का 5वां जो चैप्टर था उसका नाम बताओ, तो आप कहेंगे भूल गए। यानी कि समय के साथ चीज़ें कैसी हो गई? धुंधली पड़ गई। पढ़ी तो थी, हाँ पढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे चीज़ें गुजरी और वैसे वैसे हम चीज़ों को क्या कर गए? भूल गए। तो यह किस में चली गई? आपकी अचेतन मन में चली गई। और ऐसी चीज़ें जहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो चीज़ें आपको आती हैं लेकिन अभी प्रेजेंट में याद नहीं आ रही, आप उसे भूल गए। कोई व्यक्ति से आप गए कहीं कोचिंग पे गए और कोचिंग पे कोई व्यक्ति आपको दिखा, और आप फिर किसी शादी में गए, वो व्यक्ति आपको फिर वहाँ दिखा, तो आपका माइंड कह रहा है कि कहीं देखा है देखा है देखा है, कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। लेकिन कुछ समय तक अगर आपकी मेमोरी में वो चीज़ है तो आप प्रयास करते हैं और कुछ समय बाद वो चीज़ आपको याद आ जाती है। तो वह कौन सा मन है? अर्धचेतन मन है। तो सिगमंड फ्रायड ने मन की कितनी दशाएं बताई थी? मन की 3 दशाएं बताई। कौन कौन सी? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ये जो बेसिक बात की है मैंने वही सेम चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन इनमें आ जाती है। और इसमें ये अर्धचेतन मन में परीक्षा हॉल वाला भी हमारा, कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं तुरंत याद आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं याद ही नहीं आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो याद तो आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पेपर से जैसे ही बाहर निकले तुरंत आ गया अच्छा इसका ये था। तो ये भी है। बात कर रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर।
मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग बताए गए। ये कौन कौन से भाग थे? तो एड, ईगो, सुपर ईगो, इनकी हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, अब जो एड है ना, एड एड को हम इदम भी कहते हैं, अबोधात्मा भी कहते हैं, तम भी कहते हैं। तो ये जितने भी नाम आ रहे हैं, ये किसके अंदर आ रहे हैं? एड के अंदर आ रहे हैं। एड को इतने तमाम नामों से जाना जाता है। एड को इन तमाम नामों से जाना जाता है। एड कह दें, एड कह दें, इदम कह दें, अबोधात्मा कह दें, तम कह दें। ईगो के तमाम नाम है, जैसे ईगो, अहम, बोधात्मा, रज। सुपर ईगो को सुपर ईगो, परम अहम, आदर्श आत्मा, सत, इन तमाम नामों से जाना जाता है। तो कई नामों से आता है, आपके पास आएगा, जैसे आएंगे भी तो ये तीनों जैसे ऐसे लाइन में साथ आएंगे। एड, ईगो, सुपर ईगो, या तो पूछेगा ऐसे, या हिंदी में पूछा तो वैसे। इदम, अहम, परअहम ऐसे यूज होगा। अबोधात्मा, बोधात्मा, आदर्शात्मा ऐसे यूज होगा। तम, रज, सत ऐसे यूज होगा। ठीक है। तो एड वाली जो स्थिति होती है उसमें केवल और केवल व्यक्ति विचार कर रहा होता है। ईगो में परिणाम की चिंता करने लगता है, और सुपर ईगो में नैतिक और अनैतिक में से कोई जो नैतिक चीज होती है उसको ग्रहण करता है। ठीक है। तो ये 3 स्थितियां आपके पास बनती हैं व्यक्तित्व में। एक एक से इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। एड यानी कि पहली स्थिति इदम। जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हों कि उसके मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाती है, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? इदम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कि जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हों कि उसके मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाती हैं, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? इदम कहते हैं। और इदम भी ही क्या है? इदम ही इच्छाओं की जननी है। इदम को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। इसमें व्यक्ति स्टेप तो उठा लेता है, लेकिन उसे सही और गलत की जानकारी नहीं होती। इदम के बाद आता है अहम, ईगो। जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छा और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति है। यह क्या है? शारीरिक इच्छा और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति है। अहम जो है वह वास्तविकता से संबंध रखता है, यानी कि जो घटना घटने वाली है उससे रिलेटेड रिजल्ट क्या निकल के आएगा। व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है? अहम। किससे? वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के लिए। अगला आता है परम अहम, जिसे हम कहते हैं सुपर ईगो। ठीक है। और जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी प्रबल हो कि उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर पा रही हो, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को कहते हैं परम अहम। और यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। ठीक है। तो एड, ईगो, सुपर ईगो, इसका एक अच्छा सा शानदार सा उदाहरण देखते हैं। चलिए, एक लड़के को बहुत जोर से भूख लगी है और उसकी जेब में पैसे नहीं है। उसका मन पास की दुकान से गाजर का हलवा चुराकर खाने का मन हो रहा है। अब आपका तो नहीं हो रहा। यह इदम अबोधात्मा की स्थिति है, यानी कि जैसी बच्चे को भूख लगी है और जेब में नहीं है पैसे। अब वो सोच रहा है कि भूख लग रही है, भैया पास में दुकान है तो इससे गाजर का हलवा रखा है, चुरा के खा लेता हूँ। तो इसमें सही और गलत के बारे में अभी वो सोच ही नहीं पा रहा है। तो ये जो स्थिति है वो कौन सी है? एड वाली, यानी कि प्रथम स्थिति है। दूसरे आगे उसके ही मन में विचार आता है कि चोरी करते अगर पकड़ा गया तो भैया पिटाई होगी और पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये कौन सी है? अहम, यानी कि बोधात्मा है। और अगला है, आगे उसके मन में यह विचार आता है कि चोरी करना अनैतिक है, पाप है, मैं चोरी नहीं करूंगा, भूखा मर जाऊंगा भली। तो यह कैसा है? आदर्श आत्मा है, यानी कि सुपर ईगो वाली स्थिति है। ठीक है। तो 3 स्थितियां हमारे मस्तिष्क में बनती हैं, एड, ईगो, सुपर ईगो। अब हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा व्यक्तित्व मापन का ही एक छोटी सी विधि है। एडवर्ड पर्सनल प्रीफरेंस मांग सिद्धांत में, यानी कि न्यूट थ्योरी में इसे डिस्कस करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है EPPS की, एडवर्ड पर्सनल प्रीफरेंस शेड्यूल। ठीक है। इसके प्रतिपादक जो हैं वो एडवर्ड हैं। इन्होंने 15 व्यक्तिगत मांगों को इसमें शामिल किया। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16PF क्या है। तो 16PF व्यक्तित्व मापन की विधि है, जिसे हम पर्सनैलिटी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी फैक्टर। तो 16PF पूछा जाए क्या है, तो व्यक्तित्व मापन की विधि है। ठीक है। अगला है सील गुण सिद्धांत, यानी कि ट्रेट थ्योरी की बात कर रहे हैं। और इसके जो प्रतिपादक हैं सील गुण सिद्धांत के, वो है GW आलपोर्ट। कौन है? GW आलपोर्ट। सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना अलग अलग सील गुणों से ठीक वैसी ही बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों व पत्थरों से बनी होती है। सील गुण का सामान्य अर्थ यहाँ पर बताया व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। तो व्यक्ति के
अगर हम बात करें व्यक्तित्व की संरचना किस तरीके से, अलग अलग कई प्रकार के शील गुण, और शील गुण का अर्थ यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, व्यवहारों से। तो एक व्यक्ति के अंदर तमाम प्रकार के व्यवहार होते हैं, जैसे कि ईमानदार, चोर, ताकत, ये क्या है, ये व्यक्ति के शील गुण हैं। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कई प्रकार के व्यवहार होते हैं और इनमें से कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन अनेक बार प्रयोग में लिए जाते हैं, और अनेक बार प्रयोग में लिए जाने से व्यवहार में क्या आ जाता है, स्थायीपन आ जाता है। और इसी व्यवहार को हम क्या कहते हैं, आदत कहते हैं। जब कोई चीज़ डेली रूटीन में हमारे में है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, उसमें स्थायीपन आ जाएगा, और स्थायीपन आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, आदत कहेंगे। आलपोर्ट ने शील गुण संबंधी 17,953 शब्द और इसको 4500 भागों में बांटा। आलपोर्ट के सिद्धांत को आरवी केटल ने आगे बढ़ाया और इसमें 16 प्रकार के शील गुण बताए। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व प्रवृत्ति को 3 भागों में बांटा है। इन्होंने क्या है, जो आलपोर्ट थे, इन्होंने व्यक्तित्व की 3 प्रवृत्ति बताई, कार्डिनल प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गॉड प्रवृत्ति। चलिए तीनों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। कार्डिनल प्रवृत्ति, कार्डिनल प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि व्यक्ति के एक ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी आदत जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के हर व्यवहार में देखने को मिलता हो। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति की एक ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी आदत जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के हर व्यवहार में देखने को मिलता हो। कौन सी प्रवृत्ति कहलाएगी, कार्डिनल प्रवृत्ति। कार्डिनल प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में पाई जाती है, और जिन लोगों में यह पाई जाती है उसमें इसे क्या नहीं किया जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। जैसे कि दानवीर कर्ण, तो दानवीर कर्ण के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति क्या थी, दानशीलता। अब उस दानवीर कर्ण की जो कार्डिनल प्रवृत्ति हुई वह क्या हुई, दानशीलता। अब उनकी दानशीलता के गुण को क्या हुआ, छुपा सकते थे, जी नहीं। जो व्यक्ति भी उनके दरबार में आता था, जो कुछ भी मांगने आता था, भैया वो से क्या कर देते थे, दान कर देते थे। तो उनके अंदर ये कौन सी प्रवृत्ति थी, उनका ये जो गुण था दानशीलता का, वो कौन सी प्रवृत्ति थी, कार्डिनल प्रवृत्ति। और जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति होगी वो व्यक्ति उसे क्या नहीं कर पाएगा, छिपा नहीं पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हर क्षेत्र में क्या करेगा, ईमानदारी दिखाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति या स्थायी आदत जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है और उन प्रवृत्तियों का प्रभाव व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 केंद्रीय प्रवृत्ति या शील गुण होते हैं, जैसे कि उदासी, आत्मविश्वास, प्रेम, सामाजिकता। ये क्या है, यह शील गुण है, और यह कौन सी प्रवृत्ति के अंदर आएंगे, यह केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर आएंगे। अगली है गॉड प्रवृत्ति, व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति या स्थायी आदत जो कुछ समय के लिए स्थायी होती है, लेकिन उतनी स्थायी नहीं होती है जितनी की कार्डिनल व केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। गॉड प्रवृत्ति की क्या होती है, समय अवधि भी जो होती है वो कम होती है। गॉड प्रवृत्ति के आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कोई खास सहायता नहीं मिलती। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई पहनावा पहन लेता है तो वो कुछ ही देर के लिए तो पहना ना उसने, उसके समय बाद वो दूसरा पहनावा पहन लेगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई हेयर स्टाइल रखाई तो वो चेंज कर देगा कुछ समय बाद, यानी कि ये कैसी प्रवृत्ति है उसकी, गॉड प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये थे व्यक्तित्व के चैप्टर में व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व के सिद्धांत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।